आज हम पाश्चराइजर प्लांट की कंप्लीट पीएनआईडी और इसकी डिजाइनिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, ये बैलेंस टैंक है जहाँ पे बेसिकली पाश्चराइजर प्लांट का फीड आएगा। मिल्क का जो फीड है रॉ मिल्क का, वो इस बैलेंस टैंक में आएगा। इस बैलेंस टैंक से ये फॉरवर्ड पंप या फीड पंप लगा हुआ है बेसिकली उसका पाश्चराइजर का। ये फ्लो ट्रांसमीटर है पाश्चराइजर का। अगर फ्लो कंट्रोल्ड है ऑप्शन है इसमें, लेट सपोज ये 20,000 का या 15,000 का पाश्चराइजर है जिसको आप रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल 15,000 को आप 10,000 पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो फ्लो कंट्रोल करने के बाद जो फ्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है जहाँ पे आप फ्लो देख सकते हैं, वो ये बेसिकली एफटी फ्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। इधर से आगे आते हैं, यहाँ पे प्रेशर सेफ्टी वॉल लगा हुआ है। ये सिर्फ उस कंडीशन में लगा होगा अगर ये फॉरवर्ड पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप अगर लगा हुआ है, अगर सेंट्रीफ्यूगल लगा हुआ है रोटोडायनेमिक, तो उस केस में ये वाला जो प्रेशर सेफ्टी नहीं लगा हुआ, ये डायरेक्ट जाएगा इसमें फर्स्ट रीजनरेशन में। फर्स्ट रीजनरेशन में मिल्क जाने के बाद फर्स्ट रीजनरेशन से जब आउट होगा, ये क्रीम सेपरेटर में इन आएगा। क्रीम सेपरेटर का जो इन आइडियल टेम्परेचर होता है वो 45 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो क्रीम सेपरेटर को इनलेट चाहिए। क्रीम सेपरेटर में रॉ मिल्क इनलेट आने के बाद ये स्किम मिल्क क्रीम सेपरेटर से आउट हो गया और क्रीम यहाँ से आउट हो गया क्रीम सेपरेटर से। जो स्किम मिल्क है वो जाएगा डी एरेटर में। अब डी एरेटर में जाने के बाद डी एरेटर में जो इंटरलॉक लगी होती है हाई लो लेवल सेंसर का, ये इस फॉरवर्ड पंप से कंट्रोल हो रहा होता है। जो ही इसका हाई लेवल एक्टिव होगा, फॉरवर्ड पंप अपना स्पीड स्लो कर देगा, और जो ही इसका लो लेवल, इसका एक मिड लेवल भी होता है, तो कुछ में मिड लेवल लगे होते हैं, कुछ में लो लेवल होता है। लो लेवल सेंसर जो ही एक्टिव हो जाएगा, फॉरवर्ड पंप अपना स्पीड बढ़ा देगा। जो पीएलसी में इन दोनों की कंट्रोल का लूप लगा होता है। डी एरेटर में प्रोडक्ट आने के बाद जो डी एरेटर का प्रोडक्ट आउट है, ये जाएगा रीजनरेशन नंबर 2 में, पाश्चराइजर के रीजनरेशन 2 में। रीजनरेशन 2 में ये फर्दर हीट होगा। जो 45 से 55 है, वो 55 to 65 जो होता है होमोजेनाइजर का आइडियल टेम्परेचर होता है। ये फिर सेकेंड जनरेशन से आउट होने के बाद ये होमोजेनाइजर में इनलेट हो जाएगा। इस जो स्पेसिफिक में पीएनआईडी दिखा रहा हूँ, इसमें इनलाइन डोजिंग का ऑप्शन है। इसमें रॉ मिल्क इधर से आया इस लूप से, जब सेकेंड जनरेशन से ये स्किम मिल्क होमोजेनाइजर में आ रहा है, होमोजेनाइजर के इनलेट पे यहाँ इंग्रेडिएंट की डोजिंग भी हो रहा है। पाम ऑयल के लें या आपकी जो मिक्सिंग जो भी होगा, वो यहाँ पे इनलाइन डोज होगा। डोज होके एक साथ होमोजेनाइज होके जो रॉ मिल्क है और मिक्सिंग, ये होमोजेनाइजेशन के जो आउट है वो जाएगा थर्ड रीजनरेशन में R3। R3 में एक बूस्टर पंप लगा होता है नॉर्मली पाश्चराइजर्स में, और कुछ में नहीं भी लगा होता है। ये पाश्चराइजर जो जिसके पीएनआईडी डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली विस्कस प्रोडक्ट के लिए डिजाइन हुआ हुआ है, क्रीम के लिए डिजाइन हुआ हुआ है स्पेसिफिकली। तो यही अगर इन केस ऑफ मिल्क हो तो ये बूस्टर पंप सिर्फ उस केस में लगा होता है अगर होमोजेनाइजर लूप में लिए बगैर, होमोजेनाइजर को अगर बाईपास मोड में हम पाश्चराइजर को चलाएं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेविंग, जब स्किम मिल्क चला रहे हो, तो उस केस में सिर्फ बूस्टर पंप चला के आप होमोजेनाइजर को बंद कर दें और इसको बाईपास मोड पे ले लें, तो उस सिनेरियो में ये बूस्टर पंप लगा होता है। जब कोई थिक प्रोडक्ट हो तो उसमें ये बूस्टर पंप इस वजह से लगा होता है ताकि बैक प्रेशर ज्यादा डेवलप ना हो। बूस्टर पंप थर्ड जनरेशन के बाद लगा होता है। इसके बाद आता है मेन हीटर जो पाश्चराइजर प्लांट का। अब पाश्चराइजर प्लांट के मेन हीटर के बाद जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो यहीं पे आता है होल्डिंग टाइम का। अगर पाश्चराइजर प्लांट में रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे चलाने का ऑप्शन है, तो उसमें फिर होल्डिंग टाइम के लिए भी टाइम चेंज का जो होल्डिंग सेल है वो ऑप्शन भी इसमें उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए। और सेकेंडली अभी यहाँ पे जो स्पेसिफिकली मैं केस शो कर रहा हूँ,
एक 30 सेकंड का है, एक 16 सेकंड का है। इसमें बेस टू बेस होल्डिंग टाइम बेसिकली चेंज होता है। लेट सपोज मैं जूस की प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, जूस और मिल्क में तो नॉर्मली होल्डिंग टाइम सेम ही होता है। यही चीज मैं योगर्ट के लिए अगर पस्चराइज कर रहा हूँ तो उसमें होल्डिंग टाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इस वजह से ये कंपनसेशन इसमें दी हुई है। इसके बाद जब मेन हीटर से निकला सेट पॉइंट टेम्परेचर अचीव करने के बाद, ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा हुआ है। इसमें एक और डिजाइनिंग पैरामीटर नॉर्मली जो ग्लोबली स्टैंडर्ड है वो फॉलो हो रहा होता है कि होल्डिंग टाइम के स्टार्ट में भी टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा होता है, एंड में भी टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा होता है, और इनके डिफरेंस को भी मॉनिटर कर रहा होता है। जो सेट पॉइंट टेम्परेचर मेन हीटर से प्रोडक्ट निकलने के बाद जो सेट पॉइंट अचीव हुआ है, वो होल्डिंग टाइम पूरा करने के बाद उस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग टाइम वो मेंटेन रख रहे हैं या उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा, वो क्रिटिकल लिमिट से बिलो तो नहीं जा रहा, ये भी मॉनिटर कर रहा होता है। ये जो सर्किट शो हो रहा है ये बेसिकली हॉट वाटर का सर्किट है, जिसमें स्टीम ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, स्टीम आ रहा है, हॉट वाटर के लूप इसको गर्म कर रहा है, और वो बेसिकली प्रोडक्ट को प्रेशराइज कर रहा है, मेन हीटर में हीट अप कर रहा है जो सेट पॉइंट है 75, 80, 85, नॉर्मली इंडस्ट्रीज में 80, 85, 78 तक रख रहे होते हैं। जब मेन हीटर से ये प्रोडक्ट हो के होल्डिंग टाइम पूरा करके वापस आ गया, फिर ये R3, R2, R1 में होने के बाद फाइनल जो कूलर है, ये फाइनल कूलर कहलाता है बेसिकली पाश्चराइजर का। तो फाइनल कूलर में चिल्ड वाटर इन आउट का कनेक्शन होता है, ये फाइनल कूलर से होके प्रोडक्ट निकल जाता है। यहाँ पे एक सबसे जो क्रिटिकल कंपोनेंट है वो बेसिकली लगा हुआ है सीपीएम, कांस्टेंट प्रेशर मॉड्यूलेटर। ये सीपीएम इस सर्किट के प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन रखता है। अगर इनमें कोई लीकेज एबनॉर्मलिटी आता है हॉट वाटर में, R3, R2, R1 या फाइनल कूलर में, तो जो पस्चराइज मिल्क है वो अनपस्चराइज मिल्क में मिक्स हो। पस्चराइज मिल्क पानी की तरफ जाए, इसका प्रेशर ज्यादा हो, इसका प्रेशर कम हो, हॉट वाटर का प्रेशर कम हो, मिल्क का प्रेशर ज्यादा हो, ताकि जो क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस है वो कम से कम हो। इस वजह से इसका प्रेशर इतना इंक्रीज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर चिल्ड वाटर का प्रेशर 3.5 बार है तो इसको 4 बार रख लेंगे। इसका जो प्रेशर डिफरेंस का स्टैंडर्ड है वो 0.4 बार का है, एटलीस्ट 0.4 बार का डिफरेंस होना चाहिए। अगर 3.5 बार का चिल्ड वाटर है तो एटलीस्ट 3.9 बार का प्रेशर होना चाहिए मिल्क का। सेम अप्लाइज टू हॉट वाटर सर्किट R3, R2 एंड R1। यहाँ एक तो प्रेशर ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये इस प्लांट की सेफ्टी के लिए लगा हुआ है कि प्रेशर इसमें कोई अबनॉर्मलिटी आ जाए या ओवर प्रेशर हो जाए तो ये सेफ्टी से ये फीड पंप और होमोजेनाइजर बेसिकली लूप में होता है। ये अपने क्रिटिकल लिमिट से एक्सीड कर जाए तो फॉरवर्ड पंप, फीड पंप भी बंद हो जाता है और होमोजेनाइजर भी बंद हो जाता है, ताकि इनकी गैसकेट्स पीएच ब्रस्ट ना हो जाए। और टीटी इस वजह से लगा होता है जो फाइनल प्रोडक्ट आउट का टेम्परेचर को मॉनिटर कर सके। इसके साथ एक और जो कुछ प्लांट पे एडवांस होता है पीएलसी में ऑप्शन, इस टेम्परेचर ट्रांसमीटर के साथ यहाँ एक कंट्रोल वाल लगा होता है चिल्ड वाटर पे। चिल्ड वाटर कंट्रोल वाल इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसकी कंट्रोलिंग भी होती है। अगर आउट का टेम्परेचर लेट्स सपोज आप 7 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर देते हैं तो कंट्रोल वाल अपनी परसेंटेज को एडजस्ट करते हुए ये सेट पॉइंट मीट करेगा। नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज में पाश्चराइजर प्लांट लगे होते हैं उसमें कंट्रोल वाल के साथ इंटरलॉक नहीं होता, मैन्युअली कंट्रोल करके टेम्परेचर अचीव कर रहा होता है। ये फाइनल प्रोडक्ट आउट है। फाइनल प्रोडक्ट आउट के बाद जो सिस्टम है वो मोर देन 80% इंडस्ट्रीज में तो मैनुअली ऑपरेटेड ही होता है। जो स्पेसिफिक केस में आपको दिखा रहा हूँ इसमें मैनुअल नहीं है, ये भी पीएलसी कंट्रोल्ड है। साइलोस का जो वॉल है वो पाश्चराइजर के पीएलसी के साथ कंट्रोल्ड है। इसको हम क्यू में डाल के रख लेते हैं, साइलो 1, 2, 3, 4। साइलो 1 को क्यू में फर्स्ट प्रायोरिटी पे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ प्रायोरिटी पे लेट्स सपोज कर देते हैं। जब इसका हाई लेवल जो ही एक्टिव हो जाएगा तो ये साइलो स्विच कर देगा साइलो 2 में। फिर
साइलो 2 के हाई लेवल एक्टिव हो जाएगा, साइलो 3 में स्विच कर देगा। लेट्स सपोज साइलो 3 ऑलरेडी हाई लेवल पे, तो साइलो 2 फुल होने के बाद ये साइलो 3 को चेक कर लेगा, अगर इसका हाई लेवल ऑलरेडी एक्टिव है तो ये इस लूप को छोड़ के फिर नेक्स्ट लूप पे चला जाएगा।